एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स स्पॉटलाइट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म कॉमर्स स्पॉटलाइट में। तो गाइस, जैसा कि हमने सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं आपको डेली एक यूनिट डिकोड करती हूँ आपके लिए, जिसमें मैं आपको ये बताती हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस तरीके से जो सिलेबस दिया गया है उसमें कैसे न्यू क्वेश्चन बनते हैं और आपको किस तरीके से उन पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ना है, ताकि आप ये चीज समझ पाए कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसी तरीके से आप उसको पढ़ते हुए चले। क्योंकि सिलेबस हमारा बहुत ज्यादा वास्ट है, हमें ये चीज ट्राई करनी होगी कि कैसे कम समय में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट हम ले सके, जो भी हमारा सिलेबस है उसको कैसे पढ़ सके, ताकि आपके जो क्वेश्चन है वो आप क्रैक कर सके एग्जामिनेशन में। तो आज मैं यूनिट नंबर 4 लेके आई हूँ आपके सामने, जो कि है बिजनेस फाइनेंस। और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है स्पेशली कि हर बार आते हैं यहाँ से कुछ सवाल। तो ये सवाल कैसे हैं, हमेशा आपको एक या दो क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेंगे इस पर्टिकुलर यूनिट से स्पेशली। और ये एक ऐसी यूनिट है जहां से आपके 10 से 11 क्वेश्चन बनते ही हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे 10 से 11 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही। तो किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चलिए देखते हैं कि कैसा लेवल रहता है और किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है अपने एग्जामिनेशन के लिए और कैसे सिलेबस को आपको समझते हुए चलना है। तो जो भी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जुड़े हैं हमारे साथ, उन सभी को बताना चाहूंगी मेरा नाम है आयुषी और हाल ही में मैंने अपना नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है विद 99.88 परसेंटाइल एंड जेआरएफ अवॉर्डी हूँ। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मेरी स्पेशलाइजेशन है, तो मैं आपको यहाँ पे ज्यादा अच्छे से हेल्प कर सकती हूँ कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है और कैसे फाइनेंस और अकाउंटिंग से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अकाउंटिंग की क्लास में हमने रिकॉर्ड किया था, आज मैं आपको फाइनेंस के बारे में बताना चाहूंगी। और एजुकेटर हूँ जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पे, तो आप मुझे वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल है हमारा कॉमर्स स्पॉटलाइट नाम से, उसको ज्वाइन कर लीजिए। क्लासेस की पीडीएफ वहां पे मिल जाती है आपको। एंड वहां पे मैंने क्विज स्टार्ट की है जिसमें मैं आपको डेली कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, पेपर 2 के और कभी कभी पेपर 1 के भी, जिनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। और आपको एक रूटीन बनता है आपका, जहां पे आप न्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो और जो चीज आप पढ़ रहे हो उसको अप्लाई करने का आपको मौका मिलता है और न्यू क्वेश्चन सीखने को मिलते हैं। चलिए बैक टू द टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपका जो फर्स्ट आपको हमने देखना है कि सबसे पहले आपका जो सिलेबस है यूनिट नंबर 4 का वो क्या है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, स्कोप एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की यहाँ पे बात की है कि जब भी आप बिजनेस फाइनेंस यूनिट पढ़ते हो तो यहाँ पे आपको सिलेबस दिया हुआ है। इस सिलेबस को मेनली 3 हेड्स में डिवाइड किया जाता है कि आपको जब अपना कोई बिजनेस करना है तो फाइनेंसिंग में आपको 3 मेजर डिसीजन है जो लेने होते हैं। उन 3 मेजर डिसीजन में ही आपका काफी सारा जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। देखिए किस किस डिसीजन की बात यहाँ पे की जाती है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपके पास 3 डिसीजन होते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। क्लियर। अब ये जो इन्वेस्टिंग डिसीजंस हैं, यहाँ पे क्या होता है कि आपको सबसे पहले लेना होता है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन क्या है कि आपकी क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी, मतलब आप कहीं ना कहीं से अपने बिजनेस को रन करने के लिए पैसे का जुगाड़ करोगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब ये कि फाइनेंस को मेजर करना, तो आपको पैसा चाहिए। ठीक है, आप उसको देखते हो कि कहां से आप पैसा ले सकते हो। एंड उसके बाद आपको क्या चीज देखनी होती है कि आप पैसा ले तो रहे हो मार्केट से, किस सोर्स से कैसा पैसा मिलेगा, किस सोर्स से कितने कॉस्ट पे आपको पैसा मिल रहा है, जो लोग आपको पैसा दे रहे हैं वो कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो वो चीज आप सारा पढ़ते हो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। देन इसके बाद आता है कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। अब आपने ये चीज देख लिया कि मुझे एक पर्टिकुलर सोर्स से इतना कैपिटल मिल रहा है और इतना इसकी कॉस्ट पड़ रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इक्विटी है, डिबेंचर्स है आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स है और भी अदर सोर्सेज उनकी आप कॉस्ट निकाल लेते हो। फिर आप देखते हो कि मुझे कितना प्रपोर्शन यूज करना है ताकि मुझे बेनिफिट मिल सके और मैं अपनी जो मार्केट वैल्यू है शेयर की उसको बढ़ा सकूं। तो ये डिसीजन आप लेते हो कैपिटल स्ट्रक्चर में कि कितना डेट आप यूज करेंगे और कितना इक्विटी यूज करेंगे। तो इसके लिए आपको ये कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन है जो लेने होते हैं। देन इसके बाद एक चीज आता है, हिडन टॉपिक है जो आपके सिलेबस में बिल्कुल भी मेंशन नहीं है, बट ये टॉपिक आता है आपके पास लीवरेज। लीवरेज का मतलब क्या है कि जब आप कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन ले रहे हो तो उसमें किस तरीके से आपको डेट का प्रोपोर्शन डिसाइड करना है और कितना इक्विटी का प्रोपोर्शन डिसाइड करना है, ताकि आपको अल्टीमेट बेनिफिट मिल सके। और ये बेनिफिट कैसा हो कि आपकी इक्विटी की वैल्यू बढ़ सके डेट का यूज करके। दिस इज लीवरेज। लीवरेज हम यहाँ पे पढ़ते हैं आपका ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंसिंग लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज। डिटेल में आपको बताऊंगी, जब हम डिटेल में इनको डिकोड करेंगे वो भी बताऊंगी। अभी मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि क्या क्या सिलेबस और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर मैं बात करूँ जो फाइनेंसिंग डिसीजन है, यहाँ से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है वो भी यहीं पे आएगा कि आप पैसा कहाँ से लोगे, क्या क्या डिफरेंट सोर्सेज हैं। आप इंटरनेशनल मार्केट से भी पैसा लोगे या सिर्फ इंडियन मार्केट से लोगे। अब ये देखिए कि ग्लोबलाइजेशन अपनी चरम सीमा पे है, तो अब बहुत इजी है, आप फॉरेन से भी पैसा ले सकते हो। ठीक है, इंटरनेशनल सोर्सेज भी काफी सारे हैं, एडीआर है, जीडीआर है, यूरो करेंसी है। तो अब किस तरीके से आप पैसा लेने वाले हो, प्रोक्योर करोगे। देन उसको प्रोक्योर करोगे तो आप कॉस्ट देखोगे कितना खर्चा पड़ रहा है पर्टिकुलर सोर्स से पैसा लेने में। देन इसके बाद आप डेट इक्विटी का मिक्स देखेंगे, कितना डेट और कितना इक्विटी होना चाहिए। तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं यहाँ से जो आपके क्वेश्चन बनते हैं, स्कोप और सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में आपका एक थ्योरी क्वेश्चन बनता है। लीज फाइनेंसिंग में इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको किसी चीज को खरीद लेना चाहिए या उसको लीज पे लेना चाहिए, ताकि आप उस पैसे को कुछ और जगह भी यूज कर सको, जितना पैसा आपने डिसीजन लेना था किसी प्रोडक्ट को, किसी एसेट को बाय करने में या किसी सोर्स को लेने में। अब देखिए, आप सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या चीज है, आपको पैसा चाहिए कुछ ना कुछ काम करने के लिए। तो लीज फाइनेंसिंग क्या है कि आप खुद उस चीज को परचेज मत करिए। ठीक है, क्या करिए, उसको रेंट पे ले लीजिए, लीज पे ले लीजिए। लीज में क्या होता है, आपके पास पोजेशन आती है, राइट टू यूज आता है, बट आपका टाइटल आपका ट्रांसफर नहीं होगा, आपको टाइटल नहीं मिलेगा, आपको ओनरशिप नहीं मिलता है। और पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आपको वो चीज यूज करने के लिए दे दी जाती है। क्लियर। फिर इसके बाद यहाँ पे किस तरीके का क्वेश्चन बनेगा, तो यहाँ से थ्योरी क्वेश्चन बनता है जहाँ पे आपसे एडवांटेज पूछ ली जाती है या फिर आपको एक पर्टिकुलर
लीज फाइनेंसिंग में ज्यादा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। लीज फाइनेंसिंग में क्या चीज पूछ ली जाती है, आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ लीज दे दी जाती है, तो आपको उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, आपको बताने की टाइप ऑफ लीज कौन सी है। तो यहाँ पे लीज फाइनेंसिंग में टाइप्स ऑफ लीज इंपॉर्टेंट है, ऑपरेटिंग लीज है, फाइनेंसिंग लीज है, उसके बाद भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीज होती है, लीवरेज लीज, सेल्स एड लीज, ठीक है, इंटरनेशनल लीज, डोमेस्टिक लीज, वो सारी चीजें होती हैं। देन इसके बाद स्कोप और सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में आपसे बेनिफिट्स पूछ लिए जाते हैं, क्या राइट्स होंगे, एडीआर है, जीडीआर है, उनको आप यूज करते हो, कहां से ले सकते हो, मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन आने के क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज्यादा चांसेस है। फिर इसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या चीज होती है कि आपको कितना कैपिटल का सोर्स आप जो ले रहे हो, सोर्स ऑफ कैपिटल, उसका कितना कॉस्ट पड़ रहा है, कितना आपको उसको रिटर्न भी देना है जनरेट करके। तो इसमें एक और चीज आती है साथ ही साथ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो इसको भी आपको कंसीडर करना है कि जब आप कॉस्ट ले रहे हो तो कितना टाइम वैल्यू ऑफ मनी होगी, आज जो पैसा लिया वो फ्यूचर में उतना तो नहीं रहेगा, वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज होती रहती है ड्यू टू इन्फ्लेशन और ड्यू टू सम अदर फैक्टर्स, तो इसको भी आपको इंक्लूड करके चलना होता है। कभी कभी टाइम वैल्यू ऑफ मनी से क्वेश्चन बन जाता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से आपका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन बनता है, कभी कभी मैथ का प्रॉब्लम में फॉर्मुलाज आ जाते हैं, या फिर आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी होती है, किसी भी सोर्स की कैपिटल हो सकती है। और कभी कभी यहाँ से ऐसा क्वेश्चन भी बन जाता है जहां पे आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज चेक की जाती है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कॉस्ट ऑफ डेट है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग है, तो उनको सोर्सेज में लगाना होगा, आपको इनको उसमें लगाना होता है, सीक्वेंस में लगाना होता है कि किसकी जो कॉस्ट है वो ज्यादा होती है, रिस्कीएस्ट कैपिटल का जो सोर्स है वो कौन सा है, सबसे ज्यादा कंट्रोल किसमें डाइल्यूट होता है, वो सारी चीजें आपसे पूछी जाती है। फिर कैपिटल स्ट्रक्चर में आपकी डिफरेंट थ्योरीज आती है, 4 थ्योरीज है, प्लस अब यहाँ पे 2 थ्योरीज और ऐड है, अब ये भी पूछी जाती है, ठीक है, काफी टाइम से ये जो 2 थ्योरीज हैं, ठीक है, ट्रेड ऑफ थ्योरी और आपकी पैकिंग ऑर्डर थ्योरी, यहाँ से काफी सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। और बेसिक थ्योरी जो आपकी 4 थ्योरीज है, रेलेवेंट थ्योरी और इरेलेवेंट थ्योरी हम पढ़ते हैं जिनमें, तो उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनकी असम्पशन पे बेस्ड सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि इनकी जो असम्पशंस है, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी की जो असम्पशन है वो आपको कभी नहीं भूलनी है, और जो मेन थीम है इन थ्योरीज की वो आपको समझ के जानी है, इनका जो डायग्राम है वो आपको समझ के जाना है। फिर रेलेवेंट थ्योरी कौन सी और इरेलेवेंट थ्योरी कौन सी है वो आपको देखनी है। फिर इसके बाद आपके पास आता है सेकंड डिसीजन जो आप लेते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन के बाद, दैट इज इन्वेस्टिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब आपने पैसा प्रोक्योर कर लिया, अब आप देखोगे कि आप इस पैसे को कहां पे यूज करोगे, कौन से एसेट परचेज करोगे ताकि आप ग्रो कर सके और अपना बिजनेस रन कर सके। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आपके 2 तरीके के डिसीजन होते हैं, एक लॉन्ग टर्म डिसीजन होते हैं, एक शॉर्ट टर्म डिसीजन होते हैं। लॉन्ग टर्म डिसीजन के लिए आपको कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेने होते हैं, और शॉर्ट टर्म कैपिटल वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए आप लॉन्ग टर्म डिसीजन के साथ साथ शॉर्ट टर्म डिसीजन लेते हो, तो वहां पे आपको वर्किंग कैपिटल देखनी है कि आपको बिजनेस रन करने के लिए, डे टू डे ऑपरेशंस करने के लिए किस तरीके से रिक्वायरमेंट्स होगी कैपिटल की, तो यहाँ पे आप वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजन यहाँ पे लेते हो। दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, दोनों डिसीजन, दोनों से ही आपका एक क्वेश्चन बनने के चांसेस है। कैपिटल बजटिंग में कैसा क्वेश्चन बनता है, यहाँ से आपसे पूछे जाती है जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं, ठीक है, मॉडर्न टेक्निक है और क्लासिकल टेक्निक है आपकी, डिस्काउंटेड टेक्निक्स है और नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक्स है, वहां से क्वेश्चन बनता है कि एआरआर मेथड क्या है, एनपीवी मेथड क्या है, आईआरआर मेथड क्या है, कभी असम्पशंस पूछ ली जाती है, कभी इनके बीच में डिस्टिंक्शन पूछ लिया जाता है कि कौन सा मेथड किस मेथड से सुपीरियर है, इनके बीच में डिस्टिंक्शन पूछ ले, आपसे मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपके पास होगी डिफरेंट जो टेक्निक्स है उनकी, कि क्या क्या इसमें डिफरेंशिएशन है, क्यों एक टेक्निक दूसरी टेक्निक से अलग है, क्या चीज आप फॉलो करते हो, क्या इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला अगर आपको पता होगा तो आप बहुत इजीली इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो सॉल्व कर सकते हो। थ्योरेटिकल नॉलेज आपको यहाँ पे इसकी होनी चाहिए जरूरी, कंसेप्चुअल नॉलेज एंड साथ ही साथ फॉर्मूला याद होगा तो बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। फिर आता है वर्किंग कैपिटल डिसीजन, यहाँ पे जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है उससे रिलेटेड जब आपको डिसीजन लेने होते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन में, तो शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल, शॉर्ट टर्म डिसीजन में आता है वर्किंग कैपिटल डिसीजन। तो अब आप देखते हो कि आपको कितनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है, कितने करंट एसेट्स और कितने करंट लाइबिलिटीज है, उनके बेसिस पे आप देखते हो कि अगर आपको कोई खर्चा करना पड़ेगा तो क्या आपके पास एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ कैश अवेलेबल है या नहीं है, क्या करंट एसेट्स इतने आपके है एफिशिएंट है, क्या कभी भी आपको जब नीड अराइज होगी शॉर्ट टर्म कैपिटल की तो आपको मिल जाएगा पैसा, ये डिसीजन यहाँ पे लेते हो। और यहाँ पे आप देखते हो कि कितना वर्किंग कैपिटल आपको मैनेज करना है, इसके लिए आपके पास 3 अप्रोचेज आती हैं, ये अप्रोचेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्रेसिव अप्रोच, कंजर्वेटिव अप्रोच एंड हेजिंग अप्रोच, 3 अप्रोचेज हैं, तीनों का क्या क्या इनका मीनिंग है, किस तरीके से फाइनेंस किया जाता है अपने वर्किंग कैपिटल में, परमानेंट वर्किंग कैपिटल कितनी है, टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल कितनी है, और आपके फिक्स्ड एसेट से आपने कितनी वर्किंग कैपिटल को कैश किया हुआ है, वो सारी चीजें आप देखते हो। फिर इसके बाद आता है आपके पास थर्ड डिसीजन, दैट इज डिविडेंड डिसीजन। अब डिविडेंड डिसीजन क्या है, डिविडेंड डिसीजन में आपके पास चीज आती है कि अब आपने जो पैसा लिया था, प्रोक्योर किया था, उसको एलोकेट किया आपने, ठीक है, अब उसको आपने एलोकेट कर लिया, लॉन्ग टर्म डिसीजन लिए, शॉर्ट टर्म डिसीजन लिए, वर्किंग कैपिटल डिसीजन लिए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो आपने लिए हैं, अब जो उनसे आपको रिटर्न मिला है, अब उसको आपको क्या करना है, एज अ डिविडेंड आपको पे ऑफ कर देना है या रिटेन्ड अर्निंग रखनी है। तो ये डिसीजन आप लेते हो। डिविडेंड डिसीजन में देयर आर डिफरेंट थ्योरीज, मॉडर्न थ्योरीज भी हैं और आपके पास रेलिवेंट और इरेलीवेंट थ्योरी है अगेन यहाँ पे, तो वो थ्योरीज आपसे बहुत ज्यादा पूछी जाती है। अगेन यहाँ पे फॉर्मुला बेस्ड आपको पढ़ना पड़ेगा, फॉर्मुलाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इनके फॉर्मुलाज याद करने होंगे, फॉर्मूला सारे समझोगे, कितने डिविडेंड डिसीजंस हैं, गॉर्डन मॉडल क्या है, वोल्टर मॉडल क्या है, एमएम मोदिग्लानी अप्रोच क्या है, ग्राहम एंड डॉड मॉडल क्या है, लिंटर मॉडल क्या है, तो आपको ये जब सारे मॉडल्स पता होंगे, बर्ड इन हैंड थ्योरी क्या है, गॉर्डन मॉडल आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी से भी रिलेटेड है, एक मेथड है कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड आउट करने का, तो वो सारे रिलेशनशिप आपको देखने होते हैं, और क्या इनका फॉर्मूला है, क्या चीज इन्होंने बेसिक थीम समझी हुई है, किस चीज के अकॉर्डिंग ये डिविडेंड पॉलिसी अपनी बताते हैं कि डिविडेंड देना अप्रोप्रिएट है या नहीं है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी होती है। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ज्यादा है। अब एक चीज आती है कि एमसीक्यू आपके पास क्वेश्चन होते हैं, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नो डाउट 10 से 15 आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बट वो ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, अगर आपको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट उनका पता है, कंसेप्चुअल नॉलेज है, तो आप बहुत इजीली उनको कर सकते हो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला आप बहुत इजीली उस चीज को सॉल्व कर सकते हो। देन रिटेन अर्निंग आपको रखनी है, तो ये चीज आपके पास आती है कि अगर आप रिटेन अर्निंग रखेंगे तो कितना बेनिफिट होगा,
क्या डिविडेंड देने से आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर बढ़ती है, क्या रिटेन अर्निंग से आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर बढ़ती है, ये सारी चीजें हम डिविडेंड डिसीजन में समझते हुए चलते हैं डिफरेंट थ्योरीज की हेल्प से। अगेन डिफरेंट थ्योरीज हैं तो इनकी असम्पशंस और प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी और आपको डिफरेंशिएट करना है रेलिवेंट डिविडेंड डिसीजन और इररेलेवेंट डिविडेंड डिसीजन की जो थ्योरीज है उनमें। क्लियर। फिर इसके बाद आपके पास आएगा, जब आपने डिविडेंड डिसीजन थ्योरी से सारा कर लिया है तो अब सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ और चीजें भी आती हैं। फिर आता है रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस। जब आप किसी सोर्स को प्रोक्योर करते हो, किसी कैपिटल को किसी डिफरेंट सोर्स से ले रहे हो, ठीक है, आपने कैपिटल इकट्ठा की, अब उसके साथ जो रिस्क एसोसिएटेड होता है वो भी आता है। मार्केट अनसर्टेन है आपकी, ठीक है, चेंजिंग एनवायरमेंट है, डायनामिक एनवायरमेंट है, तो आपको चेंजेस यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो वो सारी चीजें भी आपको एनालाइज करनी होगी कि क्या क्या कितना रिस्क आप लोगे, उसके बेसिस पे कितना रिटर्न आपको मिलेगा। देन अगेन यहाँ पे आप कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोगे, किस शेयर में इन्वेस्ट करोगे, किस कंपनी में इन्वेस्ट करोगे, पोर्टफोलियो कैसे आप डिजाइन करोगे, तो वो सारी चीजें यहाँ पे देखते हो। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट यहाँ पे निकल के आता है एक न्यू टॉपिक, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो फाइनेंस बैकग्राउंड से होते हैं उनके लिए काफी इजी हो जाता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैंने इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ा था तो मेरे लिए काफी इजी था क्योंकि मैंने अपने मास्टर्स में पढ़ा हुआ था। बट यहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम आती है क्योंकि देयर आर डिफरेंट थिंग्स जो आपको पढ़नी होंगी। बट आपको यहाँ पे क्या करना है, नेट के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो चीज सेग्रीगेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसको आपको डिवाइड करना होगा कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वही आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। अगर आप सारा पढ़ने लगोगे तो सिर्फ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में ही सारा टाइम लग सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है एसेट सिक्योरिटाइजेशन, कि आप किस तरीके से अपने एसेट्स हैं इलिक्विड एसेट्स से लिक्विडिटी में कन्वर्ट करते हो उनको। तो ये जो प्रोसेस है इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। फिर इसके बाद है इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, किस तरीके से आपका ओवर द टाइम सिस्टम डेवलप हुआ है, गोल्ड स्टैंडर्ड से आप कैसे मैनेज फ्लोटिंग वगैरह पे आए हो, किस तरीके से आपका जो ओवर द टाइम है चीजें चेंज हुई, सिस्टम में बदलाव आए, और कैसे आपका यहाँ पे सबसे पहले IMF वगैरह बने थे, आप वर्ल्ड बैंक बने थे, तो उनका भी क्या यहाँ पे रिजल्ट रहा था और किस तरीके से इन्होंने इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम पे इफेक्ट डाला था, वो सारी चीजें आपको पढ़नी होती है। यहाँ पे क्वेश्चन जो निकल के आता है दैट इज ग्रेशम लॉ, तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लीजिए। जो मैं टॉपिक बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पूछे गए हैं कभी ना कभी। फिर इसके बाद फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आता है। आपको पता है कि हम सिर्फ एक नेशनल कंट्री में तो नहीं है, एक नेशन में तो ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हम बाउंड्रीज के क्रॉस भी अब क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक्सचेंज रेट सबसे बड़ा रोल प्ले करता है कि आज आपका कंट्री का एक्सचेंज रेट अलग होगा, कल कुछ और होगा। तो जब आप ट्रेड कर रहे हो, तो जब आप एक ऑर्डर प्लेस करते हो, जब आपको ऑर्डर मिलता है और उसकी आप पेमेंट कर रहे हो तो उसमें टाइम डिफरेंस होता है। तो कैसे आप एक्सचेंज रेट रिस्क से बचा जाए, कैसे आप उस चीज को देखा जाए, तो सबसे पहले आप ये पढ़ते हो कि एक्सचेंज रेट रिस्क है क्या क्या, देन उसको हेज करने की टेक्निक्स आप पढ़ते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन अब बहुत बार बनने लगा है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, इसको आपको छोड़ के नहीं जाना है। एक्सचेंज रेट रिस्क, ट्रांजैक्शन रिस्क, ट्रांसलेशन रिस्क एंड इकोनॉमिक रिस्क, 3 तरीके के रिस्क आते हैं एंड उनसे कैसे बचा जा सकता है, उसकी डिफरेंट टेक्निक्स है। क्लियर। फिर इसके बाद आता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्ट्रूमेंट। अब यहाँ पे इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट भी आएगी, तो जहाँ पे हम ADR, GDR, यूरो करेंसी के बारे में पढ़ते हैं एंड ये हम कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ फाइनेंस में भी पढ़ लेते हैं। देन इसके बाद आता है इंटरनेशनल आर्बिट्रेज। अब आर्बिट्रेज क्या होता है कि आप एक डिफरेंट मार्केट में क्या करते हो, आप मार्केट है उसमें डिफरेंट प्राइजेस हैं एक कमोडिटी के, तो उसमें जो क्या होता है मिस प्राइसिंग होती है ना, उसका बेनिफिट आप लेते हो। जब इंटरनेशनल मार्केट में ऐसा होगा, तो जब इंटरनेशनल लेवल पे आप 3 कंट्रीज हैं, ठीक है, उसमें क्या करते हो आप, एक कंट्री का एक्सचेंज रेट देख लिया अपनी कंट्री से, दूसरी कंट्री का देख लिया और उनका आपस में एक्सचेंज रेट देख लिया। अब उसमें जो मिस प्राइसिंग होगी ना, उसका बेनिफिट यहाँ पे लेते हो। क्लियर। यहाँ 3 तरीके से, ऐसे A कंट्री है, B कंट्री है और C कंट्री है, तो अब डिफरेंट 3 कंट्रीज हैं आपके पास। क्लियर। अब आप यहाँ पे क्या चीज देखते हो कि ये जो 3 डिफरेंट कंट्रीज हैं इनका आपस में क्या एक्सचेंज रेट है और कैसे आपका एक्सचेंज रेट एक कंट्री से और दूसरी कंट्री का एक्सचेंज रेट उसी कंट्री से कितना मैच कर रहा है और कितना अलग है। अगर वो अलग होता है और आपकी कंट्री का एक्सचेंज रेट अलग होता है तो वहां पे आप इंटरनेशनल आर्बिट्रेज का बेनिफिट ले सकते हो। फिर आता है मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग। अब अगर आप चाहते हो आप अपनी कंट्री के अलावा किसी और कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो अब यहाँ पे कैपिटल बजटिंग डिसीजन में आपको करना पड़ेगा, कैपिटल बजटिंग डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे अगर आप किसी और कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। तो क्या क्या फैक्टर्स आपको अफेक्ट करते हैं, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग के टाइम, ये चीजें आपको समझनी होती है। ये आपका पूरा सिलेबस है, सिलेबस बहुत वास्ट है नो डाउट। और सिर्फ यही नहीं, आपसे कुछ क्वेश्चन हर बार है जो अलग पूछे जाते हैं, और वो क्वेश्चंस क्या हैं, वो क्वेश्चंस हैं डेरिवेटिव से रिलेटेड, बॉन्ड्स वैल्यूएशन से रिलेटेड एंड टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स भी अब देखने को मिला है, लास्ट टाइम 2023 में भी आया है। और डेरिवेटिव से सिर्फ यही नहीं कि हेजिंग टेक्निक में आप यूज करते हो रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस, नो, इसके साथ साथ आपसे और डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। ऑप्शन की जो प्राइसिंग है उससे भी रिलेटेड आपसे क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है, कुछ ऐसे टॉपिक जो हर बार आपसे पूछे जा रहे हैं और इन डेप्थ टॉपिक यहाँ से बहुत सारे बनते हैं। तो इस पर्टिकुलर यूनिट को कैसे प्रिपेयर किया जाना चाहिए उस चीज के बारे में भी मैं डिस्कस करना चाहूंगी। मेरे अकॉर्डिंग मुझे ये चीज लगती है कि जब ये पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं ना, तो आपको क्वेश्चन बेस्ड स्टडी यहाँ पे करनी चाहिए। मैं ज्यादा नहीं बोलती कि हर यूनिट में आप ऐसे करो, बट इस पर्टिकुलर यूनिट में बोल रही हूँ क्योंकि ये जो ऐसे यूनिट है ना, इसका सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है एंड इट इज नॉट पॉसिबल कि अगर आप हर चीज को डिटेल में कवर करने लगोगे अब से भी तो आप पूरी की पूरी 10 यूनिट्स कंप्लीट कर लोगे। नो डाउट अगर आपकी 7 से 8 यूनिट डन है तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, बट अगर आपको काफी प्रैक्टिस करनी है और अभी काफी पोर्शन आपका बड़ा है तो आई विल सजेस्ट कि आप 2 से 3 ईयर के PYQ देखिए इसके, बिजनेस फाइनेंस के। आपको पता लगेगा कि इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, मैच द कॉलम आ रहे हैं, सर्शन रीजनिंग किसके आ रहे हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, न्यूमेरिकल कहाँ से बन रहे हैं एंड आपसे किस तरीके से जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है वो पूछा जाता है। तो आपको ये चीज पता लगेगी कि अजम्पशन बेस्ड, प्रॉपर्टी बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे ज्यादा बनते हैं। तो ये अगर चीजें आपको अच्छे से समझ
समझ आ गई है, आपको फॉर्मूला पता है हर चीज का, आपको अजम्पशंस पता है पर्टिकुलर थ्योरीज की, आपको प्रॉपर्टीज पता है, तो आप बहुत इजीली इनको क्रैक कर सकते हो। और आपको ये चीज देखनी है कि क्या और नए नए कॉन्सेप्ट्स हैं जो पूछे जा रहे हैं, और जो न्यू कॉन्सेप्ट्स आपसे पूछे जा रहे हैं ना, उसमें भी आपको ये चीज देखने की जरूरत है कि क्या पर्टिकुलर टॉपिक वहां से टच किया जाए। जैसे डेरिवेटिव्स है, तो डेरिवेटिव्स में क्या आ रहा है, ऑप्शन स्ट्रेटजीज आ रही है, ऑप्शन वैल्यूएशन पे क्वेश्चन आ रहा है, और कितना इन डेप्थ क्वेश्चन बन रहा है। क्या डेरिवेटिव्स में भी असम्पशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? अगर असम्पशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो बहुत ईजी है, आपको सिर्फ लर्न करनी है चीजें, याद करनी है थोड़ी थोड़ी चीजें। बट ये अगर डीप क्वेश्चन बनते हैं तो वो आपके लिए क्या है, अब मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आपको बहुत इन डेप्थ इसमें से नहीं पढ़ना है, बेसिक बेसिक चीजें पढ़ के जाइए जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी और जो इजी टू रिमेंबर होंगी। ठीक है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में भी बहुत चीजें वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड में भी आती है, बट यस आपको क्या करना है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड में बॉन्ड के टाइप्स और उनको कब इशू किया जाता है, कहाँ इशू किया जाता है, किस कंट्री के लिए है, वो चीज आपको याद रखनी है। क्लियर? तो यहाँ से टारगेट बेस्ड स्टडी करना ट्राई करिए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस पर्टिकुलर टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर मैं बताऊं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस में, मुझे यहाँ पे एक चीज देखने को मिलती है कि आपके स्कोप ऑफ सोर्स से एक क्वेश्चन बनता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से एक क्वेश्चन बनता है, देन कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, और असम्पशन से क्वेश्चन पूछा जाता है थ्योरीज में बेसिकली, एंड कैपिटल बजटिंग डिसीजन से यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है, और ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर आपको उसकी कंसेप्चुअल नॉलेज होगी कि किस तरीके से क्या फॉर्मूला है, क्या क्या चीजें आपको कंसीडर करनी है, तो बहुत इजीली आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में अगेन यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में आपका जो ऑपरेटिंग साइकिल होगा वो किस तरीके से इफेक्ट होता है, ऑपरेटिंग साइकिल कैसे कैलकुलेट होता है, किस बेसिस पे आप कैपिटल बजटिंग डिसीजंस लेते हो, एंड इसके क्या डिफरेंट अप्रोचेस हैं जिसके बेसिस पे आप देखते हो कि आपके पास कितना कैपिटल होना चाहिए, वर्किंग कैपिटल के तौर पे आपके पास कितना पैसा होना चाहिए। फिर इसमें आता है ग्रोस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल का कंसेप्ट, वो आपको पता होना चाहिए। लीज फाइनेंसिंग से एक क्वेश्चन बन जाता है मोस्टली, तो वो चीज आपको देख के चलनी है। एंड रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस में आपको थोड़ा सा बेसिक कभी कभी पूछ लिया जाता है, और एसेट सिक्योरिटाइजेशन पे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है 2 से 3 साल से प्रीवियसली बार बार पूछा जा रहा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम में कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है, बट यस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से क्वेश्चन जरूर बनता है। एक्सचेंज रेट रिस्क आपको पता होने चाहिए कितने हैं, 3 तरह के रिस्क जैसे मैंने बताए भी हैं, और उसको कैसे हेज किया जा सकता है, कैसे आप उससे बच सकते हो, कैसे कम कर सकते हो अपना रिस्क, ये टेक्निक्स आपसे बहुत पूछी जा रही है। क्लियर? अब इंटरनेशनल मार्केट में एडीआर जीडीआर के बारे में आपको पढ़ना है, क्या डिफरेंस है इनका, इक्विटी शेयर से कैसे अलग है ये, एडीआर कब इशू होते हैं, जीडीआर कब इशू होते हैं, ये चीज आपको पढ़नी है। और इंटरनेशनल आर्बिट्रेज और मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ एडीआर जीडीआर पे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको आपको अच्छे से समझना है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी है पहले, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको वो टॉपिक डिफाइन करना है कि कितना टॉपिक ये पूछा जा रहा है। अगर आप इस तरीके से पढ़ते हुए चलोगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, अदरवाइज आप इस पर्टिकुलर यूनिट में ही काफी टाइम लगा सकते हैं। तो इस चीज से आपको बचना है, स्मार्टली प्रिपेयर करना है, और जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको टॉपिक्स को इन डेप्थ पढ़ना है। ये मैं जरूर बोलूंगी, टॉपिक्स इन डेप्थ पढ़िए, बट टॉपिक्स कन्फाइन करिए। पूरा का पूरा अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने लगोगे तो 1 महीना इसी को आप दे दोगे। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते रहिए, क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं उनको ट्राई करिए, अजम्पशन प्रॉपर्टीज एंड फॉर्मुलाज, ये 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज पर माय एक्सपीरियंस मैं आपको ये चीजें बता रही हूँ। ठीक है, क्लासेस अच्छी लगती हैं तो लाइक करिए, ठीक है, शेयर किया कीजिए सभी के साथ, एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल पे अगर आप फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आए हैं, एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, क्या मुझे इसी तरीके से डिकोड करनी चाहिए यूनिट्स, या फिर आप सिर्फ एक सिलेबस सुनना चाहते हो मेरे से, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के यहाँ पे आती हैं चीजें कि वो मैम इतनी लेंथी वीडियो हो जाती है, तो मैं इसीलिए थोड़ी लेंथी वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे सकूं कि टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं और आप उस पर्टिकुलर सिलेबस को कैसे कवर कर सकते हैं। क्लियर? तो अगर आप चाहते हो ऐसी वीडियोस आती रहे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, एंड कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, एंड शेयर करिए सभी के साथ ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ सके। एंड हमारा ऑलरेडी क्लासेस हमारी लाइव है तो आप उनका भी बेनिफिट लेते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।